जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सुबह वाली क्लास में यहाँ से थोड़ा सा एंड पे तेज़ हुआ था, असल में क्लास भी बारिश की वजह से लेट हुई और फिर मसले मसाइल थे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अलग पार्ट बना रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल है कि 10 एक मिनट में ये करके फिर हम आइए सेट का एक सवाल कर लें, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जी हमारे सामने एक बैलेंस शीट हमने बनाई थी सुबह वाली क्लास में। 500 के नॉन करंट एसेट्स हैं, 300 के करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है 500, 250 नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ 50, ठीक है ना। जो ये ऊपर डिब्बा लगा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने मिटाया है और फिर लगा रहा हूँ ज़रा प्यारा करके, ये प्यारा नहीं हुआ, हो गया जी। तो ये जो डिब्बा है ना जी, ये क्या बता रहा है? देखो, कंपनी ना दो तरह के बैसाखियों पे खड़ी होती है। एक वो पैसा जो ओनर घर से लाए, हमेशा के लिए इनके पास रहता है, और एक वो पैसा जो लंबे अरसे के लिए बैंकों ने दिया हुआ है। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के भी लोन होते हैं, ठीक है। तो कंपनी जिन मेन फाइनेंसिस पे खड़ी होती है वो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं कर, ये बिजनेस में नहीं लगाया होता इस तरह से कि जी ये क्रेडिटर पड़ा है इधर, मिसाल के तौर पे भाई ने चीज़ें दी थी, अब इसको हमने पैसे नहीं दिया, हमने कहा जी हमने तो उन चीज़ों को बेच के जो पैसे आए थे उससे फैक्ट्री लगा ली है, अब इंशाल्लाह 10 साल में आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे देंगे, ऐसा नहीं ना होता, ठीक है, ये अलग बात होती है, ठीक है। तो कंपनी जिस फाइनेंस के ऊपर, जिस फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो में पड़ेंगे ना, तो यही दो चीज़ें होंगी, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है ना। तो कंपनी जिस फाइनेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा? ये एसेट सारे बेचे जाएंगे, इनको पे किया जाएगा, ठीक है, और अगर कुछ बच गया तो वो बचा कुचा इनको मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कंपनी चली गई एक बैंक के पास लोन लेने। अब बैंक ने दो चीज़ें इंश्योर करनी है, एक मेरा असल पैसा वापस आएगा कि नहीं, और दूसरा जो मैंने बैंक कह रहा है जो मैंने लोन देना है उस पर मुझे जो रिटर्न आना है, इंटरेस्ट आना है, वो मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो वो तो है ना ऊपर वाला, असल पैसे को सिक्योर करेगा बैंक, सबसे पहले तो असल पैसे को सिक्योर करेगा। वो सिक्योर कैसे करेगा? वो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेगा कि इस कंपनी के अंदर कितना परसेंट पैसा उनका अपना लगा हुआ है और कितना दूसरों का। जैसे टोटल कितना लगा हुआ है लोगों का पैसा? 750, बोलो। अब डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगी? डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड करके पहले बता रहा हूँ। कहते हैं जी 250 डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट 500, हाँ 500 अलग अलग लिख लो मुझे, 500 जमा 250 इंटू 100 कितना आता है? 33%। क्या मतलब? इस कंपनी के अंदर 33% लोगों का पैसा है और 67% इन लोगों का अपना पैसा है। तो इसका मतलब इनको लोन दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सारे एसेट्स भी बेच दें ना, ठीक है, सारे एसेट्स बेच दें, लोगों के पैसे भी दे दें, तो फिर भी बाकी पैसे होंगे, क्योंकि 33% लोगों का पैसा है, 67% तो इनका है। तो ये 33% पे करके भी 33% बचा पड़ा होगा इनके पास, तो हम मज़ीद लोन दे सकते हैं। तो बैंक ने कहा चलो यार इन्होंने 150 का लोन दे दो हो। 150 का लोन कितना हो गया? 400। और ये कितना हो गया? ये भी 400 हो गया। कैसे बता रहा हूँ, आप रेशो के ऊपर क्या असर पड़ा? ओ 44% पे पहुँच गया। थोड़ा रिस्क बढ़ा है, लेकिन अभी भी इतना रिस्की नहीं है, अभी भी इतना रिस्की नहीं है। अभी भी वो क्या कह रहे हैं, अभी भी क्या हो रहा है कि वो बैंक ये कह रहा है कि यार अगर सारा बिजनेस बंद भी हो जाए तो इनकी इक्विटी में से 44% पे करके भी कुछ ना कुछ बच जाना है, क्योंकि इनका अपना कितना है? 56%, ठीक है। तो बाकी पे करके ये लाइबिलिटीज़ फिर भी कुछ बच जाएगा, ठीक है ना। खैर,
लेकिन रिस्क बढ़ गया। अब ये दोबारा चले गए एक बैंक के पास, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बढ़ भी सकता है ये 50% से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैंने अभी नहीं जाने देना, वो तो रिस्की हो जाती है, ठीक है। बैंक ने कहा यार इनको ना कुछ 50 रुपये और लोन दे दो। हाँ जी, 47 अभी भी रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं, अभी भी इक्विटी ज़्यादा है। और फिर आखिरकार ये इस सिचुएशन पे पहुंच गए। अब इससे ऊपर रिस्की है ये कंपनी, कोई भी बैंक इसको लोन देते हुए 100 बार सोचेगा। यानी कि अगर आपने डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट किया है तो 50% से नीचे आप लो गियर्ड हैं, लो रिस्की हैं, लेस रिस्की हैं, ठीक है। और 50% से ऊपर चले जाएंगे तो आपकी गियरिंग बढ़ गई, इसको कहते हैं गियरिंग बढ़, गियर्ड, मोर रिस्की। अब कोई बैंक आपको पैसा देने से पहले 10 बार सोचे, ठीक है। अच्छा, ये रेशियो ऐसे भी निकलती होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, अगर मैं इसी को पकड़ूं तो 500 बटा सिर्फ इक्विटी 500, ये क्या था, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये क्या है, डेट ओवर इक्विटी, जैसे नाम ने कहा हुआ था। अब ये वाली रेशियो अगर यूज करेंगे ना तो ये रिस्की 100% से ऊपर होगी। क्या मतलब, अगर मैं पुराने हिसाब से चलूं तो 250 लोन था, 500 इक्विटी थी, आंसर बताओ। हाँ, 50%। अब क्या कहोगे, ये रिस्की हो गई है? नहीं, इसमें सिर्फ नीचे क्या पड़ा हुआ है, इक्विटी। देखो 400 हो गया, परसेंटेज बताओ। अभी भी ये रिस्की नहीं है, क्यों, नजर आ रहा है, इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है। 500 100%। अब ये टोटल हो गया काम, इससे ऊपर अब ये रिस्की है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से रेशो निकाली जा सकती है, लेकिन मुझे पसंद ऊपर वाली, ज़रा समझ अच्छा आता है, इसलिए मैं फिलहाल इसको गायब ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, अभी किताब के अंदर देखो कि दोनों लिखे हुए हैं, डेट इक्विटी, लेकिन मैं फिलहाल एक ही चलाऊंगा, दूसरा बता दिया आपको। डेट इक्विटी रेशो क्या है जी, डेट ओवर लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये 50% से नीचे है तो रिस्क कम है, लो गियर्ड है कंपनी, लो लेस रिस्की है, और अगर 50% से ऊपर चली जाए तो हाई रिस्क हो जाएगी कंपनी, ठीक है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए अपने सवाल पे आए। डेट इक्विटी रेशो निकाल दें मुझे, एवरेज नहीं लेना होता इनमें, ये सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशोज के अंदर एज ऑन देखना है। बैंक के पास आज लोन लेने गए हैं तो पिछले साल से उन्हें कोई सरोकार नहीं, उन्हें इस वक्त से सरोकार है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ठीक है जी बच्चों। डेट कितना है, ये देखें 125 बोलो, और इक्विटी कितना है 1160। तो डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट कितने परसेंट, 9.72। तो बहुत ही लो गियर्ड कंपनी है, यहां से ही नजर आ रहा था। इनको ढेर सारा पैसा अपना लगा, थोड़ा सा इन्होंने किसी और से लिया होगा। अब ये जब किसी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक भाग के इनको लोन देगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बैंक ने देखनी है, पर फिलहाल बैंक का प्रिंसिपल सिक्योर होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा उधर ही था, सॉरी, कल भी यही होता रहे। ये जी डेट इक्विटी रेशो 125, डेट इक्विटी प्लस डेट 9.7%, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर लगाएं तो वो क्या होगा, 125 बटा 1160, उसका आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन ये है अगर 50% से ऊपर जाए तो रिस्की, और दूसरे वाली रेशियो अगर 100% से ऊपर जाए तो रिस्की बनती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता सवाल हो सकेगा आज। अच्छा चलें, आ जाए जी डेट इक्विटी रेशियो की तरफ। डेट इक्विटी रेशियो को मैंने कहा गियरिंग रेशियो भी कहते हैं, और लीवरेज रेशियो इसका एक नाम है। ये गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है, लेकिन मैंने फिलहाल ये वाला नहीं किया, मैं फिलहाल सिर्फ ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। गियरिंग ऑल्सो कॉल्ड लिवरेज मेजर्स द टोटल लॉन्ग टर्म डेट ऑफ अ कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ आइदर इक्विटी कैपिटल या टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म
लोन्स, ठीक है जी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको कहा था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी ये डेट इक्विटी रेशो लॉन्ग टर्म डेट्स को एज अ परसेंटेज ऑफ आइदर इक्विटी कैपिटल दे टोटल कैपिटल। मैं टोटल समझा रहा था, ज़रा इजी है समझना भाई, आवाज़ तो नहीं मिस हो रही, देख लेना। दिस कंपनी हैज़ वेरी लो गियरिंग एंड इट इज़ लाइकली दैट द कंपनी, यह पॉइंट लिखने हैं आपने, ठीक है ना, ये ऐसे ही लिखने हैं आपने, बल्कि आपने आप ये पॉइंट को, आप पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, आप पहला पॉइंट लिख देंगे, चलें फिलहाल ऐसे चलने दें। दिस कंपनी हैज़ वेरी लो गियरिंग एंड इट इज़ लाइकली दैट द कंपनी कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग if so required, as the gearing ratio is below 50%, ये वाली, और is below 100% दूसरे वाली। तो कोई एक लिख दो ना, मैं सिर्फ इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप यूँ लिखोगे कि gearing also called leverage measures total long term debt of a company as a percentage of total capital, ऐसे कर दो फिलहाल, ठीक है। फिर this company has very low gearing because the gearing ratio is less than 50%, that is 9 point something %, ठीक है। उसके बाद a company is said to be high geared or high leverage its equity capital when it exceeds its equity capital. This means company is high geared when gearing ratio long term debt over total capital वाली 50% से ऊपर चली जाए और लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी कैपिटल ओनली वाली 100% से ऊपर चली जाए। ये सारी बातें पढ़नी है आपने, एक बार बातें मैंने कर दी। अ हाई गियरिंग में इंडिकेट फॉलोइंग, एंटिटी हैज़ हाई लेवल ऑफ डेट्स विच मीन इट माइट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू बोरो मोर लोन व्हेन नीडेड, ठीक है। और हाई गियरिंग कैन इंडिकेट रिस्क दैट एंटिटी विल बी अनएबल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस टू लेंडर्स व्हेन दीज ऑब्लिगेशंस आर ड्यू, ठीक है। अगला पॉइंट बस पढ़ लेना है एक बार, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई, बैंक ने सिक्योर किया अपने प्रिंसिपल को। अगली चीज़ बैंक की क्या चाहिए होती है, तो बैंक ने ना आना है और आके इधर देखो, इसके ऊपर नज़र रख देनी है, क्या चीज़, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसको देखते हुए फिर इसको देखना है, मतलब एक रेशो निकाले, ये देखेगा कि ये भी टाइम्स में निकालेगा कि 1 रुपया इंटरेस्ट पे करने के लिए इनके पास कितने रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ताकि ये फैसला कर सके। ये ना हो यहाँ पे होता पीबीआईटी मिसाल का 214 और यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट आ रही होती 250, तो कहते हैं कि यार इनके पास तो पहले वाला इंटरेस्ट देने का प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे क्या इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इंटरेस्ट कवर रेशो निकालनी है। इंटरेस्ट कवर रेशो के अंदर आपने 214 को 13 पे डिवाइड, ताकि आपको पता लगे, जैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी डिवाइड किया था, ठीक है, इसको भी 13 पे डिवाइड करना, पता लग सके 1 रुपया इंटरेस्ट पे करने के लिए कितने रुपए का पीबीआईटी अवेलेबल है, ठीक है जी। जी टैक्स देना है, बिल्कुल देना है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा खाता होगा टैक्स, इतना ज़्यादा नहीं देना होगा, चेक करो ज़रा जी। कितना आया 16.6, 214 पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस 13, 16.46 टाइम्स, मतलब टाइम्स मतलब इस टू 1 कर लो, टाइम्स कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब टू पे ₹1 इंटरेस्ट कंपनी हैज़ 16 रुपये का पीबीआईटी अवेलेबल। अब इसमें से वो इसका आइडियल नहीं होता, बस ये ऐसे ही है, ये भी आप बैंक की जजमेंट है, कोई आइडियल नहीं, इसको आइडियल नहीं रखना होता, ठीक है। टू पे ₹1 इंटरेस्ट कंपनी हैज़ 16 रुपीज़ ऑफ पीबीआईटी अवेलेबल, ठीक है। दिस मीन्स दिस कंपनी विल गेट न्यू लोन मोर इजीली बिकॉज इंटरेस्ट कवर रेशियो इज हाई, ठीक है। पढ़ के देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट कवरेज देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज्ड टू डिटरमिन हाउ इजीली a company can pay interest on its outstanding debts. The company has a strong interest coverage ratio and it is likely that the company can easily obtain more long-term financing if so required. यही वाले 2 पॉइंट्स लिख लेना, बिल्कुल सही, नॉर्मल, अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है।
ओके हो गया, डन हो गया जी जी। अच्छा अच्छा, अब आ जाएं जी, हम जल्दी से अपना कोशिश करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करूं बेटा, कौन सी, ये सारी कैसे लेंगी पिक्चर, आज मैंने ये करूँगी, बस हो गई रेशियोस। नंबरिंग ज़रा सही कर लें अपनी। 17 तक पहुंचे हुए थे उस दिन, क्या नंबर था कल, कल 17 तक था ना। एक रेशो और भी आएगी इंशाल्लाह, जब ईपीएस पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको फिर वैसे पढ़ा दूंगा, प्राइस अर्निंग रेशो भी होती है। चलें जी, आइए सेट अब ओपन करें ज़रा। अब आज से ऑनवर्ड्स अब ये तीनों इकट्ठे ही चलेंगे। IS-1 की थ्योरी रहती थी थोड़ी बहुत, IS-8, ये रेशोज, ये देखें ईद से पहले कल और परसों में होपफुली ये काफ़ी हद तक हो जाएंगे। ईद के बाद शायद कोई एक आधा दिन लग ही जाए रेशोज़ पे, ठीक है, और जो जो चीज़ें रहती हैं। लेकिन हम ईद के बाद प्रॉबेबली IS-33 EPS शुरू करेंगे, शायद कैश फ्लो भी कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में EPS ही शुरू करूँगा मैं, क्योंकि EPS भी वैसे ऐसे ही मिलता जुलता ही इनके साथ साथ चलता जाता है। मिलकर मिलकर जो आते हैं वो बता रहा हूँ, अलग अलग से बताता जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने कहा है कि ये तीन मिलकर क्लासेस में चलेंगे अभी अगले 3-4 रेशियोज, IS-8 और IS-1 वो जो चेन इक्विटी था, ये पर्चे में मिलकर आते नहीं आते ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्लासेस में मिलकर चलेंगे। कौन से सवाल में मसला है जी आपको जी, चलो मेरे दिल में भी यही था। रिक्वायरमेंट है करेक्शन ऑफ एरर का नोट बना दें और रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम बनाएं एज वुड अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इक्विटी ऑफ जाहिदी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20 इज एज फॉलोज। इन्होंने हमें रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाकर दे दिया हो, हमें उसने कहा है 31 दिसंबर 2020 की चेंज इन इक्विटी बनानी है। 31 दिसंबर 20 की ही उन्होंने बनाकर भी दी हुई है। ये 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग, 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग और 31 दिसंबर 18 क्लोजिंग, जिसको हम यकम जनवरी 19 भी कहते थे। तो डाटा हमें सारा रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। आइए कहता है ऑन यकम जनवरी 2018 ZL हैज़ एक्वायर्ड अ बिल्डिंग एट कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन एंड हैड रेंटेड इट आउट ऑन द सेम डे फॉर 3 years। ऑन 31 दिसंबर 20, तीसरे साल के आखिरी दिन, द टेनेंट वेकेटेड द बिल्डिंग एंड ZL डिसाइडेड टू ट्रांसफर इट टू इट्स हेड ऑफिस, ठीक है, ट्रांसफर इट्स हेड ऑफिस टू सच बिल्डिंग, यानी फिर वो यूज़ बदल रहे हैं, PPE बना रहे हैं। द फाइनेंस मैनेजर वॉज कंसिडरिंग द रिपोर्टिंग implications of change in use of building. He came to know that building was erroneously being reported as PPE since inception and was being depreciated on straight line basis over 20 years. The fair value of building has increased by 10% each year since acquisition. ZL follows cost model for PPE and fair value model for investment property. अब मसला क्या था, मेरे ख्याल में यहीं पे करूं ताकि जो रह जाए वो फिर कल यहाँ से कंटिन्यू तो हो सके ना। वर्किंग वाला सफ़ा किधर है हमारा, वर्किंग्स ओए होए देखो उधर पढ़ा ही कौन सा था, आसिफ इंजीनियरिंग है ना, ये आसिफ इंजीनियरिंग है ना, ये ऊपर नहीं नहीं, ये तो आसिफ इंजीनियरिंग है ना, ये आपके सामने, ये समझ आया था। क्वेश्चन बैंक 8 यार, और नहीं ना, तो ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो बाकी तो वैसे ही आपका हाथ इतना माड़ा नहीं, सीधा ही है। पेज नंबर, अच्छा अच्छा, अब कौन से साल में आप खड़े हैं जी, 2020 में, और 19 और 18 ये 2 साल का मसला है, 2018, 19 और 20। चलो
चेन इक्विटी उधर ही बना लेंगे, पहले वर्किंग कर लें। यकम जनवरी 18 पर इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है जी, और उस दिन इसको क्या बनना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एक दफ़ा वो वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो कैसे होती, ठीक है ना। तो वर्किंग टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ये मैं कह रहा हूँ होना चाहिए था ये, ठीक है ना। फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा है। यकम जनवरी 18 को आपने खरीदी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 200 की, ठीक है, और हर साल ये 10% से बढ़ी थी। अभी जो उन्होंने किया वो चंद तो बाद में देखेंगे उन्होंने चढ़ाया है, अभी ये तो देख लेंगे होना क्या चाहिए था, ठीक है। तो हर साल 10% बढ़ना है, और फेयर वैल्यू मॉडल है तो हमने इसको डेप्रीशिएट नहीं करना जी। कैरी डाउन 220 कैसे हो जाएगा, 220 200 इंटू 1.1 या 200 प्लस 10% ऑफ 200 कितना आ गया जी, 220। तो 20 का क्या आ गया, गेन, ठीक है जी। बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगला साल यकम जनवरी 19 ब्रॉड डाउन 220, फिर 31 दिसंबर 19 कैरी डाउन, तीनों साल में गेन है, मज़े की बात ये है, सॉरी 220 थोड़ा ऊपर लें इंटू 1.1 जी, 242 क्या आ गया जी, 22 का गेन। यार वो फ़खर जैसा सवाल जो था, ये फ़खर जैसा जो इससे हैं, काशिफ वाला, हाँ वो हो गया था, कितने बच्चों ने किया था, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो ठीक नहीं जा रहा, आंसर सेम आ रहे हैं। वो एंट्रीज नहीं करते, आई कैप एंट्रीज नहीं करता, बल्कि उसी का इम्पैक्ट निकाल लेता है, पहले फॉर द ईयर फिर क्यूमुलेटिव निकाला होता है बैलेंस शीट के लिए। इस मुसीबत में ना पड़े, सुकून से नोट बनाते हुए भी हम तो बेहतरीन चल रहे थे। अच्छा, आपको उस वजह से हो रहा था क्योंकि आपने अपने तरीके पे नहीं ना किया होगा, आप ओरिजिनल रॉन्ग वाली हिसाब से एंट्रीज करते साल की ओपन करके, भाई तो किसी सवाल में नहीं हुआ, कर लेंगे वो भी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। मैं हर सवाल कराऊंगा, मैं ईद के दिनों में टाइम मिल गया तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग कर करके भेजता रहूँगा स्क्रीन वाले। अच्छा हाय, तुम लोगों के पेपर भी तो होते हैं ना जी बच्चों। कम जनवरी 2020 ब्रॉड डाउन 242 और 31 दिसंबर 20 पर कैरी डाउन 242 का 1.1% 26 पूरा जी, अच्छा 66 है जी। अच्छा भाईजान, ये तो होना चाहिए था 3 साल से, जो नहीं हुआ पड़ा, ये तो हमें करना पड़ेगा। और उन्होंने खैर से क्या कर दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रीसिएशन उन्होंने चार्ज कर दी है। डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 200 मिलियन को वो कह रहा है कि उन्होंने इरोनियसली पीपीई बनाया और स्ट्रेट लाइन पे उसको डेप्रीशिएट भी करते रहे। तो 200 डिवाइड बाय 20 कितना आता है, 10 रुपए की डेप्शन हर साल उन्होंने चार्ज की होगी, तो हम क्या करेंगे, उसे रिवर्स चार्ज करने की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, रिवर्स करने की पीपी सॉरी, तो पीपी रिवर्स करने की पीपीई डेबिट डेप्शन एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो ये कर लो, पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, कितना कैसे निकला है, 200 बटा एक बार तो बताना भी पड़ेगा ना वर्किंग करके, 20 कोई एक पास से 10 है ऐसी, मैं क्या चलो उधर ला देने जी। बस अब ये चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो ज़िंदगी आसान। आपने रिड्यूसिंग बैलेंस वाले सवाल भी देखे थे ना, कोई एक आधा मैं करवाऊंगा फिर भी, मतलब कम से कम इसकी वर्किंग ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है जी। अगले साल भी ये काम हो गया हुआ है, फिर स्ट्रेट लाइन पे डेप्सिट करते आए हैं ना,
और यहाँ पर भी ठीक है। और दूसरा, ये तो उन्होंने किया था बेसिकली कि 2018 के अंदर इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं की थी, बल्कि इन्होंने पीपीई बनाया था और उसकी डेप्शन की। तो हमने डेप्शन को रिवर्स किया। आपके दिल में आ रही होगी कि पहले एसेट को भी सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, बल्कि मैं तरतीब वही बना देता हूँ, आपको ज़रा तकलीफ़ लाहक होना शुरू होगी कुछ शक्लों पे, हालांकि गल कोई नहीं सी एडी। बोल किसी का सिर ते किसी का कंन ते किसी की लत्त ते किसी की बांह। अच्छा जी बच्चों, 2018 में जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था, ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा। अब क्या हुआ था, आपने पीपीई डेबिट कर दिया था और कैश क्रेडिट किया था, हालांकि होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। तो सही करने के लिए क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर दोगे और पीपीई को क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 200 से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब ये तरतीब सही होगी ना। सबसे पहले एसेट बनाया था, पीपीई बनाया था, ये हुआ था ना, होना चाहिए था ऐसे, होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, आपने कर दिया पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप सही करने की क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट, तो यही लिखा हुआ था मैंने, ठीक है, ओके, डायरेक्ट। अच्छा, एक तो ये गलती थी, सही कर ली। दूसरा, डेप्शन चार्ज करते गए थे, वो भी रिवर्स कर ली। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हो गया ना रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके फेयर वैल्यू गेन भी रिकॉर्ड होते रहना चाहिए था, जो रहता चला गया। ये मज़े की बात है, अभी तक किसी सवाल में लॉस वाला नहीं आया। करते हैं कुछ किसी दिन टेस्ट वगैरह में ना। जी कल नहीं है, कहा उन्होंने यही कि कल नहीं है, पूछ दें ज़रा, साकिब को बुला दें ज़रा, हो सकता है लेक्चर देखते हैं, आज वाला तो हो रहा है अपलोड। अच्छा जी, फेयर वैल्यू गेन की एंट्री 18 में होनी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन 22 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 24 से। बस सवाल तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने इस पर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर नोट ज़रूर बनाना था, बैलेंस शीट के आइटम्स तो हिट तो करवाने होते हैं ना, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताना होता है। मज़े की बात यह है, हमने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज, बैलेंस शीट बना रहे होते ना, तो फिर हमें, तुमने पढ़ लिया मैसेज, बैलेंस शीट बना रहे होते तो फिर हम गलत फिगर उठाते, उसको सही करते। अच्छा चलो छोड़ो यार, कर लें बी पार्ट पहले कर लेते हैं, पहले करेंगे अपना बी पार्ट, ठीक है जी। ल मार्कर जी कोई नहीं है, हाँ दे दो, कोई दे दो, जल्दी से मार्कर मंगवाएं यार। ये कौन बैठा है एंड पे, कौन बैठा है, इसको उठाओ ज़रा, उठा दो उस्मान भाई, मार्कर जल्दी से ले आए ब्लैक। अच्छा जी, अब सबसे पहले जल्दी मतलब उसको मुंह उठा के देख रहे हैं, पहले आमिर ने मार्कर ही कहे, सो गए थे ना असल में बेचारे जी, तो एकदम से दौड़ते हैं, क्यों है क्लास में बैठो, वो नो। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स उन्होंने दी हुई थी। अच्छा, हम खड़े हैं कौन से साल में, 20 में, तो 20 और 19 की चेंज इन इक्विटी बनेगी, और अगर 18 में कोई गड़बड़ है तो वो ओपनिंग में। और आपको नज़र भी आ रहा है कि सिर्फ 20 और 19 की गड़बड़ नहीं है, 18 की भी गड़बड़ है, तो हमें ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार ओपनिंग। जल्दी साकिब, जल्दी साकिब, ये मैं लिख रहा हूँ और तुम अभी तक पहुँच नहीं रहे, लिख रहा हूँ ये मैं। बी पार्ट, नाम बताओ जी, नाम 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 ZL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन है एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना जी।
फॉर द ईयर एंडेड ओपनिंग। इस टॉपिक में ना 2 लाइनें छोड़ देते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, कुछ और डाटा नहीं है। नहीं समझ आई तुम्हें अहमद इस सवाल? अच्छा, डिविडेंड है 18 का, फाइनल 18 का 19 में आ रहा है, ठीक है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 19 की आनी थी, फिर ठीक है। तो 1-2 लाइनें छोड़ दी, क्लोजिंग, उसके बाद फिर क्लोजिंग। जी बच्चों, 31 दिसंबर 2020, यहाँ 31 दिसंबर 2019, और यहाँ पर 1 जनवरी 19 या 31 दिसंबर 18 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारे सिर्फ 20 और 19 में गलती नहीं है, 18 में भी गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर ओपनिंग 2 बार लिख देंगे। ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये हमारे सवाल में अवेलेबल है। ये 1 जनवरी 19, 351 स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद जो डाटा गिवन है वो तो लिख लें। फाइनल कैश डिविडेंड 15, डिविडेंड में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। डिविडेंड कौन सा प्रॉफिट की परसेंटेज पे होता है कि प्रॉफिट गलत हुए हैं तो डिविडेंड भी गलत हुआ होगा, वो तो कैपिटल की परसेंटेज होती है ना। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 18 जी, फाइनल डिविडेंड 18, 19 में आता है कितना, 15, ये भी ठीक है। लेकिन अगली बात, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है। अब कहीं पे नहीं बताया हुआ कि कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो ये बस प्रॉफिट ही समझेंगे ना भाई, यही है। और बोलो, अगर यहाँ कहीं मैंने बनाया भी था, कौन सी जगह पे बनाया, ये मैंने कहा था अगर वो कहे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है और कोई बात ना जिक्र की हो रीवैल्यूएशन वाली, तो फिर यही पैट ही है ना, ठीक है। तो अब ये जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम वाली फिगर को यानी पैट को छेड़ देंगी? नहीं छेड़ेंगी, नहीं छेड़ेंगी भाई, नहीं छेड़ेंगी। ये जो अभी अभी आपने जी बेटा, तो वही कह रहा हूँ कि ये जो फिगर्स हैं, यहाँ हमने जो करेक्शन की है, इसी नींद में आज, ठीक है। और तुम मोबाइल देख लो मोबाइल, ठीक है जी। तो ये जो करेक्शंस हमने की हैं, ये इन फिगर्स को नहीं छेड़ेंगी क्या? छेड़ेंगी ना। तो फिर ये अनएडजस्टेड हो गया ना, जैसे डाटा आज तक अनएडजस्टेड होता था बिल्कुल वैसे ही है, ये भी अनएडजस्टेड डाटा है। तो एक मिनट लिख लेने दो, फिर बात। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखो या प्रॉफिट लिख दो, कोई मसला नहीं है यार, बातें ना करो। अब एंड पे आके क्या तकलीफ होगी तुम लोगों को, ठीक है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखो या प्रॉफिट लिखो, एक ही बात है, क्योंकि सवाल के अंदर कहीं पे रीवैल्यूएशन का जिक्र तो है नहीं। शाह जी आ गए आप, माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर, ज़रा नवाजी जनाब जी। भाई 19 के गलत प्रॉफिट्स उठाओ 68 और 20 के 82 जी, 68, ठीक है। अब ब्लू किधर है, ब्लू, वेयर इज ब्लू? ओके, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहीं नहीं लेके जा सकते, ये बात यहां पर बताई थी। ये अगर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम दी हो और सरप्लस भी हो, तो आपने पैट अलग निकालना होता है और ओसीए वाला आइटम अलग निकालना होता है। पैट जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में और ये जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में। बाकी अगर टोटल का कॉलम बना रहे होगे तो उसके आगे ये टोटल नजर आएगा, ठीक है। ऐसा कोई सवाल भी डालते हैं ताकि ये भी हो जाए, टेस्ट में डाल देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपीई, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम नहीं है, बैलेंस शीट के। फिर पीपीई डेबिट बैलेंस शीट, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, तो 18 में डेप्रीसिएशन क्रेडिट, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, जी बोलें। 18 में एक्सपेंस क्या हो रहा है, 10 से क्रेडिट,
यानी प्रॉफिट 10 से बढ़ा तो +10, ठीक है। आगे, और एक इनकम क्रेडिट हो रही है, गेन क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़े भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने से? 20 से। एक ही बार अब करते हैं, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, वैसे एक ही बार ज़रा ताकि वर्किंग हटा लें फिर, ठीक है। आगे बढ़ो, 19 में आए, अब प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट का इम्पैक्ट है। अब 19 की गलती 19 में सही करें। एक्सपेंस कम हो रहा है और गेन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो माइनस +10 +10 प्लस उधर भी आना ही है +22, ठीक है जी। तीसरे साल को भी देख लें, +10 +24, ठीक है जी, सवाल खत्म जी। कितना आया था यहाँ पे? 30, और ये हो गया 381, और ये कितना हो गया? 100, और ये हो गया 466, ये कितना हो गया? 16, और 580। रीस्टेटेड नहीं लिखना था मैंने, मैं मार्कर मांग रहा था, मुझे पता है मैंने लिखना है। रीस्टेटेड रीस्टेटेड रीस्टेटेड, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मैं दूसरा सोल्यूशन खोल लेता हूँ, टाइम हो गया ख़त्म, ठीक है। नोट वहाँ से दिखा देता हूँ, इधर इकट्ठे कर लो। पहले ज़रा जहन बना लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इट वाज, पता लगा दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आएगी, सिर्फ इसको लेंगे और इसको, इनकम स्टेटमेंट दो साल के थे, सिर्फ इसको लेंगे और इसको। करेक्शन ऑफ एरर में करंट ईयर नहीं लेते, तू मोबाइल देख ले, बस दिमाग तेरा उधर ही है, वो खुला हुआ है सब कुछ, ठीक है। सो सिर्फ 19, और बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? डेबिशन एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, और फेयर वैल्यू गेन इंक्रीज हुआ, और फिर तीसरी लाइन प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, दोनों की वजह से। बैलेंस शीट में ऐसे पीपीई हम कहेंगे बढ़ा, ये क्या है? पीपीई के ऊपर असर है इसका, इंक्रीज, बढ़ा, सॉरी 19 से शुरू करना है, 19 से, ठीक है। लेकिन लेकर तो 18 से ही आएंगे ना, एज ऑन होता है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट है, ठीक है। चलते हैं, वैसे देख ही लेते हैं, बस ज़हन बन गया बस। अब मैं यहाँ सोल्यूशन ओपन करता हूँ। वैसे टाइम इतना को नहीं लगना, लेकिन टाइम वैसे बड़ा ऊपर हो गया। क्या कहते हैं? कल नहीं आती कभी भी नंबर। बेटा बैलेंस शीट कैसे बनाएं बताओ, मैंने अभी होमवर्क भी देना ना इसलिए। बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं? ये इट वाज आइडेंटिफाइड दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज इनॉर्मली रिपोर्टेड ब्ला 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 आर एज फॉलोज। अब आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डेप्रीसिएशन 10 रुपये से कम हो गई, डेप्रीसिएशन 10 रुपये से 2019 में रिवर्सल की बजाय हम वही लिखेंगे जो आपने कहा। चलो ये लो, डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद 10 है ना, 10 ऊपर ले आओ। उसके बाद इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन, ठीक है। और दोनों एक्सपेंस कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट, दोनों का ऐड हो गया, ठीक है। सही है। ये क्या है? आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और PPE हैं, कोई एक पकड़ लो, लेकिन शुरू यहाँ से करना है, क्योंकि हमने 19 और सिर्फ 20 को नहीं ना शो करना, 19 और 18 तो है ना, तो फिर पहले 18 में आते हैं, ठीक है। वर्किंग चल रही होती थी, सबसे पहली वर्किंग करते हैं 18 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200 से बढ़ी और 20 से बढ़ी,
जमा 200 जमा 20 जमा 200 जमा 20, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 220, यहाँ पे लिख लिया हमने 1, ठीक है। फिर नंबर 2, अब पहले मैंने कहता हूँ इसको पहले फुड़का दें, ये चलो प्लांट भी कर लेते हैं। वैसे मैं तो कहता था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पहले कर लें, अगले साल में आए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 22 से बड़ी है, लेकिन आपको पता है 200 जमा 20 जमा 22 करेंगे, ठीक है। तो 200 जमा 20 जमा 22 कितना आ गया, 242 से इंक्रीज ही है, ठीक है। ये ऊपर कैसे चला गया, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, नंबर 2, सारी ना आ जा। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 18 में बढ़ा, कम भी हुआ, अच्छा बस, तो 200 से कम 10 से बढ़, 200 से कम 10 से बढ़, माइनस 200 जमा 10 जी 190, नंबर 3 डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलना है तो पहले ये लिखवाओ पहले 200 जमा 10, और जी अगले साल 10 से बढ़ गया तो कितना हो गया 180, डिक्रीज, नेट में डिक्रीज है, ठीक है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके लिए अब सिर्फ इधर देखना है, इधर एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, इधर देखो एसेट बढ़ा, एसेट कम हुआ, लायबिलिटी कोई नहीं है। आंसर नेट करो, नेट में बढ़ना है कम होना है, बढ़ गया, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 30। अपने तरीके पे कायम रहोगे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, जैसे आप कह रहे थे भी, अपनी एंट्रीज करो, कभी मसला नहीं होगा, हम वो इफेक्ट नहीं लेके चलते, ठीक है जी। नंबर 6, अब 242 से बढ़ा एसेट और 180 से जमा 242 माइनस 180, लायबिलिटी है कोई नहीं, होती तो वो भी लिख लेते, ठीक है। 62 से इंक्रीज आ गया, ये नोट भी बन गया। हाँ ये लो वर्किंग 6, हाँ यार ये ले यार, खुद भी कुछ कर लिया कर, खुद तो मोबाइल देखता रहता है बस बैठ, ठीक है सही है। तो ये नोट था जी। अब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी आ गई, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट ए थी, ऊपर नोट की अंग्रेजी से अंग्रेजी डाल के, ठीक है ना, और वो रिक्वायरमेंट बी बोर्ड पे आ गई, ओके। अब जल्दी से होमवर्क लें और जाएं। नहीं मुझे भी तो देखने देना होमवर्क क्या है, जल्दी करें। अच्छा, अब रेशोज में से 2 सवाल ले लें और इधर से भी 1 सवाल ले लें। इधर कौन कौन से सवाल अभी मैंने खुद करवा दिए हैं आपको। नंबर 1 हो गया ना, वंडर मोहानी हो गया, इसका नोट भी बना लिया था। आसिफ इंजीनियरिंग भी हो गया, मार्वलस मैंने खुद करवा दिया, ये सारे खुद करवाए थे। ये डिफरेंट है, इसको होमवर्क में लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने लास्ट टाइम ना टेस्ट में डाला था, थोड़ा चेंज करके ना नाम शाम, कोबरा लिमिटेड इसका नाम किया था, क्या कोबरे की तरह, मैंने कहा बच्चों को क्या लड़ जाएगा सवाल। बच्चों ने जिन्होंने कर लिया, नहीं किया। पेपर में जो इस दफ़ा IS8 और स्टेटमेंट इक्विटी मिक्स करके आया था ना, उसने यही वाली एडजस्टमेंट दी हुई थी, मतलब ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई थी। तो जो चीज़ भी क्लास में करवाई जाती है, पैकेज पूरा क्लास वर्क होमवर्क टेस्ट मिला के ही बनता है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपने करके आना है, ठीक है। उसके बाद काशिफ इंजीनियरिंग ये रहता है, अभी आपने किया है ना, मैंने नहीं करवाया, इसकी एडजस्टमेंट मैं देखूंगा, शायद मैं इसको कर दूं। ये अभी मैंने करवा दिया 8वां। 9th के अंदर जो एडजस्टमेंट थी वो हमने डिस्कस चूँकि कर ली थी, तो रह तो फिर चेंज इन इक्विटी गई थी, ये भी हो गया हुआ है, एडजस्टमेंट तो डिस्कस होगी ना कम से कम, और ये भी हमने कर लिया था। अच्छा बेटा मैं देख लूँगा इसका क्वेश्चन, भाई देखना है साकेबा, क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन मुझे टाइम में बताना कि मैंने चेक करना है अभी इस क्लास के बाद, जब भी टाइम मिला, ठीक है।
अब यहाँ से सिर्फ कोल लिमिटेड आपको होमवर्क में मिला है, और पास पेपर 1 हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ट्राई नहीं किया अभी तक, वो भी आपने होमवर्क में लेना है। बाकी तो पास पेपर भी आप कर चुके हुए हैं। पास पेपर 4 को देख लेंगे, कोई मसला अभी भी हुआ तो पास पेपर 4 मैं इसको टिक नहीं कर रहा अभी, बड़े वाला। 3 मैंने करवा दिया था, 2 आपने कर लिया था, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, पता नहीं, लेकिन मैं इसको टिक नहीं कर रहा, ये एडजस्टमेंट कम से कम मैं करवाऊँगा। ये 2 सवाल आपके आइए सेट में से होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का और क्वेश्चन बैंक 6 कोल लिमिटेड। क्वेश्चन 1 चांद पेंट्स, पास पेपर 1 चांद पेंट्स, और क्वेश्चन बैंक 6 कोल। ये 2 सवाल हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक जो है, इसमें अब आप पास पेपर्स जोगे हो चुके हैं, हाथ पांव मार सकते हैं। शुक्र करें अल्लाह का और हाथ पांव मारने शुरू कर दें। आज आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा, लेकिन मेरा मशवरा सिर्फ कैलकुलेट करके उसने नहीं कहा, मतलब उसने कहा है एक्सप्लेन भी करो ब्रीफली। तो जब एक्सप्लेन करना है तो वो आपने अपने अल्फाज में कोशिश करनी है कि जो कल और आज में थोड़ा बहुत पढ़ के आपको समझ आई, आप एक बार करें, वो करके फिर देखना है आपने सोल्यूशन को, ठीक है। पेज नंबर 798। वो लिमिटेशंस छोड़ दो ना यार। उसके बाद आपने पास पेपर 4 भी करना है होमवर्क में। अच्छे सवाल हैं दोनों। अच्छा वैसे ना आपको मैं एक बात बताऊं, जो पास पेपर 3 है ना, उसमें सिर्फ उसने रेशियोज कंप्यूट करवाई हैं। किसी वक्त ये दे दूंगा होमवर्क में, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। यहाँ पे कैलकुलेट करवाया और कमेंट भी करवाया, इसलिए फ़िलहाल इसको छोड़ दें। तो पास पेपर 1 और पास पेपर 4 दोनों अच्छे सवाल हैं, ये आपने होमवर्क में ट्राई करने हैं। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।